अच्छा, हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? चैप्टर 7 कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसके क्वेश्चन देखे आप लोगों ने या नहीं? क्या करें, पहले क्वेश्चन थोड़े से देख लें या आगे चलें? क्या कहते हो? क्वेश्चन, ठीक है। ओके बेटा, ये जो चैप्टर नंबर 7 है ये हमने कंप्लीट किया था और ये इसके स्टडी टेक्स्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले इसको देख लेते हैं और फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप आए, ये पेज नंबर है बेटा 180 185 से स्टार्ट हो रहे हैं। स्टडी टेक्स्ट है आप लोगों के पास? सॉफ्ट कॉपी है या हार्ड कॉपी है? सॉफ्ट कॉपी भी चलेगी, कोई मसला नहीं है। सबके पास नहीं है? ग्रुप पे शेयर नहीं हुआ हुआ? अच्छा, मैं कर देता हूँ। चलो, क्लास के बाद में याद कराना, मैं वो भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं। फिलहाल यहाँ बोर्ड की तरफ देख लें। ओके, सेल्फ टेस्ट है, एक्सरसाइज 7.1, 7 चैप्टर है और क्वेश्चन नंबर है 7.1। ओके जी, सबसे पहला क्वेश्चन, प्राइमरी डाटा क्या होता है बेटा? प्राइमरी डाटा आप लोग ना अपना जो आप लोगों ने चीजें नोट की हैं वो देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई एग्जाम नहीं हो रहा आप लोगों का। अगर कोई यहाँ क्वेश्चन आता है और आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने नोट्स खोलें, वहां से चेक कर सकते हैं। ओके, तो प्राइमरी डाटा कैन बी कलेक्टेड। प्राइमरी डाटा की कलेक्शन के कौन कौन से मेथड्स थे? वेरी गुड, ऑल ऑफ दीज। हाँ, न्यूज़पेपर से हमें प्राइमरी डाटा मिलता है। अच्छा, स्टेट बैंक से क्या मिलेगा? सेकेंडरी मिलेगा। तो फिर सर्वे से मिलता है। अगर आप प्राइमरी डाटा के सोर्सेज याद करें, सामने रख दूं वो भी। ये देखें बेटा, ये प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी। ये देखें बेटा, प्राइमरी डाटा के सोर्सेज, ठीक है, कौन कौन से हैं? सर्वेज हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, क्वेश्चनेयर्स हैं, पर्सनल इंटरव्यू। ये सब के सब किसके सोर्सेज हैं? प्राइमरी डाटा के। और सेकेंडरी डाटा के कौन से हैं? गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं, बुक्स हैं, जर्नल आर्टिकल्स हैं, इंटरनल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो अब आए यहाँ पर, तो अब आपका ख्याल क्या है? चार्ली है, समझ में आता है चार्ली? ओके। क्वेश्चन नंबर 2, एनी रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन वेदर इट बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इज कॉल्ड। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, वर्ड क्या यूज किया है? द टोटलिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशंस विद विच एन स्टैटिस्टिशियन इज कंसर्न इज नोन एज। देखिए, याद करें, मैंने आपको पॉपुलेशन और सैंपल के बारे में कुछ बताया था। पॉपुलेशन के बारे में क्या बताया था अगर आपको याद हो? ऑल इंडिविजुअल्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स, ऑल आइटम्स रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ रिसर्चर। रिसर्चर के इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम पॉपुलेशन बोलते थे। तो इसको हम इस तरह से भी तो बोल सकते हैं ना, टोटलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब सब के सब। टोटलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब सब के सब। किससे किससे कंसर्न है? जिससे वो स्टैटिस्टिशियन कंसर्न है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन, ठीक है। आ जाओ बेटा, आ जाओ।
ओके 7.4 बेटा, ये कौन सा वेरिएबल है? डिस्क्रीट वेरिएबल कौन सा होता है, पहले तो ये याद करें। जो काउंटिंग से मिलता था या जो मेजरमेंट से मिलता था? काउंटिंग से मिलने वाला। अच्छा, डिस्क्रीट वेरिएबल डेसिमल्स में वैल्यूज ले सकता है? सिर्फ होल नंबर में वैल्यूज लेता था। ओके, अब ऑप्शंस को पढ़कर देखें। क्या फ्रैक्शनल वैल्यूज हो सकती हैं? होल नंबर एज वेल एज फ्रैक्शन? ओनली इंटीग्रल वैल्यूज? यस। कंटिन्यूस वेरिएबल, कंटिन्यूस वेरिएबल जो है, अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको। मार्क्स है फॉर एग्जांपल, मार्क्स डेसिमल्स में आ सकते हैं? आते हैं ना, लेकिन लिखते कैसे हैं? राउंड करके। तो फिर क्या करेंगे? होल नंबर एज वेल एज फ्रैक्शन। ये कौन सा डाटा बेटा? ये कौन सा डाटा है? अनप्रोसेस्ड डाटा, ओरिजिनली कलेक्टेड डाटा, ओरिजिनली कलेक्टेड डाटा। ये सब के सब क्या होते हैं? प्राइमरी डाटा को ही हमने कहा था ये फर्स्ट हैंड डाटा भी होता है, ये रॉ डाटा भी होता है, ये ओरिजिनली कलेक्टेड डाटा भी होता है। तो ये ऑप्शन क्या है बेटा? बीटा। अच्छा, प्रोसेस्ड और पब्लिश डाटा, वो डाटा जो प्रोसेस हो चुका है, जो पब्लिश हो चुका है, जो ऑलरेडी पब्लिश डाटा है, उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी डाटा। ठीक है। कहते हैं एन इंक्वायरी फॉर्म। इंक्वायरी फॉर्म से क्या मतलब होगा? इंक्वायरी का मतलब किसी से पूछना, कोई चीज़ पूछना, इंक्वायर करना, पूछना। इंक्वायरी फॉर्म यानी मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछ रहा हूँ एक फॉर्म के ऊपर, मैंने आपको एक फॉर्म पकड़ाया कि बेटा इसके ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन दे दो। ठीक है। और वो किस चीज़ से है? कंप्राइजिंग ऑफ अ नंबर ऑफ पर्टिनेंट क्वेश्चंस। और वो जो फॉर्म है उस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं आप लोगों के लिए। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा है कि बेटा अपना नाम लिखें, फिर मैंने लिखा है कि भी आप कौन से कॉलेज से आपने पढ़ा है, इंटर किया है वो लिखें, इंटर के अंदर आपके क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स कौन से थे वो लिखें। तो अब ये जो है इस चीज़ को एक फॉर्म मैंने क्वेश्चन बना के आपको दे दिया है, इसको हम क्या कहेंगे? क्वेश्चनएयर। इसको क्या बोलेंगे? क्वेश्चनएयर। तो एन इंक्वायरी फॉर्म कंप्राइजिंग ऑफ अ नंबर ऑफ पर्टिनेंट क्वेश्चंस इज नोन एज क्वेश्चनएयर। क्योंकि जब हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए हम क्वेश्चनएयर्स भी यूज़ करते हैं। अभी 2 मिनट पहले पढ़ा है हमने, ये देखें, ये लिखा हुआ मिला? ओके, ये क्या लिखा हुआ बेटा? द अरेंजमेंट ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड ऑफ डाटा। मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर्स। यानी फॉर एग्जांपल जब मैं कहता हूँ अरेंज करें डाटा को, तो मैं कहूँगा पहले 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा। ये जब मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ तो किसके अकॉर्डिंगली कर रहा हूँ? उसके मैग्नीट्यूड के ना। ये 4 है, ये 8 है, इसका मैग्नीट्यूड इससे ज़्यादा है, इसलिए इसको मैंने आगे लिखा है, अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ तो। ठीक है। इस तरह से जब हम लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा in groups or classes according to their resemblance or affinities is known as classification। जब हम डाटा को अरेंज कर रहे होते हैं, जैसे आप लोग आए हैं, हम कहते हैं ये जनवरी बैच है, ये नवंबर बैच है, तो आप जनवरी बैच वाले इस रूम में चले जाएं। ठीक है, नवंबर बैच वाले इस रूम में चले जाएं, तो क्लासीफाई कर रहे हैं ना, आप उधर चले जाएं, आप उधर चले जाएं, तो क्लासिफिकेशन है, कौन सा स्टूडेंट कहाँ पे बिलोंग करता है। ये क्या है बेटा? द पर्पस क्या है? क्लासीफाई करने का पर्पस क्या होता है, क्यों करते हैं? क्लासीफाई करने से हमें मिलता क्या है? पढ़कर देखो ऑप्शंस को, ऊंचा बोलो ना, क्या परेशानी, क्या बात है? तो क्लासीफाई करेंगे तो क्या होगा? समझना आसान हो जाएगा, पहचानना आसान हो जाएगा। भाई आप लोग इधर हो जाएं, आप लोग इधर हो जाएं, अब बिल्कुल अलग अलग हम इनको पहचानना शुरू कर दिया। तो क्या है ये? इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्म। ये काम हम क्यों करते हैं?
ताकि उसको आसानी से पहचान सकें, समझ सकें। एनी न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्क्राइबिंग अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन। पैरामीटर याद होगा आपको, हमने पढ़ा था कि पैरामीटर क्या होता है, स्टैटिस्टिक क्या होता है। उसके बारे में क्या पढ़ा था, हमने कहा था न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है। अगर पॉपुलेशन की बताए तो पैरामीटर, सैंपल की बताए तो स्टैटिस्टिक। तो कहते हैं डैश डाटा वेरिएबल्स आर दोज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम काउंट्स और जंप्स इन द गैप्स बिटवीन पॉसिबल वैल्यूज। सियाने होते जा रहे हैं, पता चलना शुरू हो गया ना, मुश्किल तो नहीं लग रहे। अच्छा, अब ये आपके सामने क्या बना हुआ है, सबसे पहले तो ये बताएं। हिस्टोग्राम बना हुआ है। अच्छा, इसके क्वेश्चंस को आंसर करने से पहले इस हिस्टोग्राम पे एक नज़र डालें, क्या ये इक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल के लिए बना हुआ है या अनइक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल के लिए बना हुआ है? अनइक्वल के लिए बना हुआ है या इक्वल के लिए बना हुआ है? कैसे पता चलता है? नहीं, विड्थ से। विड्थ सबकी सेम है, सेम है ना? विड्थ समझते हो? ये चीज, इसको विड्थ बोलते हैं। देखो, हर रेक्टेंगल की विड्थ जो है ना वो सेम है कि नहीं? तो जब विड्थ सेम हो तो इसका मतलब है साइज ऑफ क्लास इंटरवल इक्वल था। अगर हमने कल बनाया था, अगर आपको याद हो। तो आप लोगों से बात कर रहा हूं, कोई गूंगे बहरे तो नहीं हो? हेलो, आप लोगों की तरफ देख रहा हूं, गूंगे बहरे तो नहीं हो ना? जवाब ही नहीं दे रहे। कल हमने बनाया था। अच्छा, दोनों के लिए बनाया था, इक्वल के लिए भी बनाया था, अनइक्वल के लिए भी बनाया था। तो इक्वल में क्या था, विड्थ सेम थी सबकी, और अनइक्वल में क्या था, विड्थ डिफरेंट थी। तो पहचानेंगे कैसे? अगर विड्थ अलग अलग नजर आ रही है तो इसका मतलब ये अनइक्वल के लिए बना हुआ है। तो एक तो ये चीज हो गई। अच्छा, अब जब विड्थ सेम हो तो इक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल है, ऐसा ही है। ओके, तो जब इक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल होता है तो जो बार की हाइट होती है वही फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान में आ गई। अब चलो, अब इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहली चीज क्या बोली है उसने, हाउ मेनी स्टॉक्स आर बिटवीन 110 एंड 120। 110 और 120 के बिटवीन नंबर्स कितने होंगे, कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं? अब देखो यहां पर 110 कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो, इसको जरा नजर आ रहा है? ये लिखा हुआ है 110 और ये लिखा हुआ है 120। इन दोनों के दरमियान बताना है 110 और 120 के बिटवीन कितने रेक्टेंगल्स आ रहे हैं? 2 रेक्टेंगल्स आ रहे हैं। अच्छा, पहले रेक्टेंगल की फ्रीक्वेंसी क्या बन रही है, ये वाली, ये 5 बन रही है, और ये कितनी बन रही है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, और दोनों में टोटल कितना होगा? भाई, कोई जिंदा लाशें बैठी हुई हो क्या है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई जवाब नहीं देते, कोई नाराज हो हैं? फिर चुप करके बैठे हो। इतना ही कह दो कि नहीं नाराज, आवाज ही नहीं निकलती तुम लोगों की, नींद में बैठे हुए हो। फिर बोलते क्यों नहीं हो? मना किया किसी ने? ये टीचर कहा है बोलना नहीं वरना फेल हो जाओगे, हैं? यार शुक्र है आवाज निकली तुम लोगों की, मैं तो सोचा गूंगे आए हुए सारे, ऐसे करके बोलते हो सारे, जब्बा हो जब्बा। हद हो गई यार। गूंगे बैरों की क्लास में आके बैठ गया मैं तो। यहाँ क्या लिखा हुआ बेटा? टोटल स्टॉक्स रिकॉर्डेड इन द, वो कहता है पूरे हिस्टोग्राम के अंदर जो हमने बनाया है ये कितने स्टॉक्स का था। अब देखो बेटा, ये 2 तो हमने लाइन लगा ली थी पहले, एक ये आ जाएगी। अच्छा, फिर ये देखो, इसको देखो, फिर ये देखो, ये आ गई और ये आ गई, ये बन रही लाइन है। अब इससे फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या है पहले वाले की? 2, ये 5 था, ये 4 है। अब इसको ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये
अच्छा ये कितना है 8, ये कितना है, ये कितना है, फिर 5 है, ये कितना है 4, 2। अब बताओ टोटल कितना, 40 मान लेते हैं बेटा 40, मतलब प्लस करके भी कॉन्फिडेंट नहीं हो गया, हाँ ये हो सकता है आंसर। समझ में आया? शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट आर द एंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स विद इन द गिवन रेंज। अच्छा अब आप यहाँ पे देखो, एक मिनट के लिए बेटा पहले जरा इसको क्लियर कर लेना। बेटा मैक्सिमम कहाँ लिखा हुआ और मिनिमम कहाँ लिखा हुआ, इससे नीचे तो कुछ नहीं है ना। तो आंसर क्या बनेगा बेटा, मैक्सिमम और मिनिमम पूछा है ना उसने, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए 10 and 2। ठीक है, ये क्या बोल रहा है बेटा, क्लास विड्थ कैसे निकालते थे, क्लास विड्थ जिसको हमने एच कहा था, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, ऐसे ही था। अब आए यहाँ पर हिस्टोग्राम किसके थ्रू बनाते थे हम, क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी से। किससे बनता है, और फ्रीक्वेंसी से। तो बेटा ये देखो ये पहली क्लास है जहां से हिस्टोग्राम स्टार्ट हो रहा है, तो ये 100 है, ये 110 है, ये 105 होगा, ये 110 है तो ये 115 होगा। ठीक है, ये अब हमें क्या मिल गई, क्लास बाउंड्रीज मिल गई। तो एच कैसे निकालते हैं, अपर क्लास बाउंड्री माइनस, तो बेटा अपर क्लास बाउंड्री है 110, लोअर क्लास बाउंड्री है 105, 110 माइनस 105 इक्वल्स टू 5। तुम्हारा आंसर है अल्फा। ठीक है, कहता है हाउ मेनी स्टॉक्स आर इन बिटवीन 100 एंड 125, 100 से लेकर 125 के दरमियान कितने नंबर्स हैं। अब देखो बेटा ये है हमारे पास, सबसे पहले ज़रा इसको क्लियर कर लेते हैं। 100 कहाँ लिखा हुआ बेटा, ये रहा, और 125 कहाँ है, ये है। तो ये तो समझो है ही नहीं ना, ये तो 0 है। तो ये वैल्यू कितनी है बेटा 2, ये कितनी थी 5, ये कितनी है, और ये कितनी है 8। यहीं तक बताना है हमने, कितना होगा 19। ये आंसर है। ठीक, और आगे चलते हैं। चले, वो कंप्लीट हो गया, यानी हिस्टोग्राम के साथ जो क्वेश्चन दिए थे वो कंप्लीट हो गया। अच्छा अब ये देखें 7.5 में क्या कहता है, कहते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गिवन प्लॉट। किस पे, 7.15 पे। ये आपको एक ग्राफ दिया गया है, क्वेश्चन को आंसर करने से पहले ज़रा ग्राफ पे नज़र डाल लेते हैं। ये ग्राफ किस चीज़ का है, सेल्स का ग्राफ है। कितनी कंपनीज है, कंपनी ए का ग्राफ कौन से कलर में है, ओके, और कंपनी बी का ग्रे कलर। यहाँ पर ये देखें बेटा, ये क्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 ईयर्स चल रहे हैं, और यहाँ पे सेल्स चल रही है, ईयर वाइज सेल्स चल रही हैं। पहले साल में जब आप आते हैं तो कंपनी ए की सेल्स क्या है 2, और कंपनी बी की सेल्स क्या है, किसकी सेल्स ज़्यादा है, ईयर 2 में चेक करें, ईयर 3 में, ईयर 4 में, ईयर 5 में। अच्छा ठीक हो गया। अब क्वेश्चन पढ़कर देखें, कहता है फॉर हाउ मेनी ईयर्स कंपनी ए सेल्स हैव बीन लेस देन कंपनी बी। कितने साल तक कंपनी ए की सेल्स कंपनी बी से कम रही हैं। ये देखो, नहीं 4 नहीं, 4 तक तो ये नीचे थी और 5 में ऊपर चली गई, इसका मतलब है इसके दरमियान में गई है ना, चौथे साल के बाद और 5वें साल से पहले। अब ऑप्शंस को पढ़कर देखें, 4 years, 5 years, more than 4 but less than 5 years, या कैन नॉट टेल, चौथे साल के बाद और 5वें साल से पहले। यही समझ में आया था।
क्या कहता है सेकंड पार्ट में, सेल्स रिकॉर्डेड इन ईयर 3 फॉर कंपनी बी, तीसरे साल में कंपनी बी की सेल्स कितनी थी तीसरे साल में। कंपनी बी कहाँ लिखा हुआ है, ग्रे कलर में, तीसरा साल कहाँ है, तो क्या सेल्स थी, ये आ गई। कहता है टोटल सेल्स, अब क्या चाहिए, कंपनी ए और कंपनी बी की दोनों की मिला के सेल्स बतानी है, ठीक है, कितने सालों के लिए। चले अब आप ज़रा बताएं कैसे बताएंगे। 5वें साल में कंपनी ए और कंपनी बी की टोटल सेल्स, तो 5वें साल में कंपनी ए की सेल्स थी 32 और कंपनी बी की सेल्स है, और इन दोनों का टोटल है 57, तो 5वें साल में टोटल सेल्स हैं 57। ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7.6 का आंसर आप कर सकते हैं, पढ़ेंगे जरा क्वेश्चन को। सिमेट्री होती है, एक तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन थी और एक उसके अपोजिट क्या था, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन थी। जब कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं होती तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब अगला जो क्वेश्चन है वो मीन मीडियन मॉड को लेके है। ये चीज़ मैंने कहा था अभी हमने पढ़ी ही नहीं, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को अभी फिलहाल के लिए हम छोड़ देंगे। नाइनटीन देखें बेटा, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट डाटा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। सर वो एटीएम से जी एटीएम से नहीं निकालते। क्यों, हाँ जी सर। वो मैं बताता हूँ। आप इस पे सेविंग डालें, अकाउंट टाइप जो है ना सेविंग डालें, आप शायद करंट डाल रहे होंगे। हाँ मैंने करंट डाला। हाँ सेविंग डालें, सेविंग, ठीक है। ओके, हाँ जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस डाटा। कंटिन्यूस का क्या है, हाइट ऑफ ट्रीज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा की इनमें से कौन सी एग्जाम्पल प्राइमरी डाटा की है, हाँ, सर्वे ना, उसको क्या बोलते हैं। अच्छा देखो, इसको ना पढ़ते कैसे पता है आप लोगों को, ये ABCD नहीं होता, ये क्या होता है, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्या जरूरत पड़े, ABCD क्यों नहीं बोलते। देखो बेटा, होता ये है कि जब फॉर एग्जांपल मैं किसी स्टेज पे कहूँगा B तो आपको सुनाई देगा D, ऐसा फील होता है कभी। तो क्लैरिटी के लिए ना, आपने कभी देखा होगा जब जहाज़ में आप टिकट बुक कराए ना, तो उसमें जो PNR नंबर होता है, तो वो जब बोलते हैं ना उसमें, तो जैसे फॉर एग्जांपल A है तो उसको अल्फ़ा बोलेंगे, कहीं पर N आएगा तो उसको नेवी बोलेंगे, नेवी, N नहीं बोलेंगे, नेवी। कहीं पर Y लिखना होगा तो उसको येलो बोलेंगे, कहीं पर Z बोलना होगा तो उसको जेब्रा बोलेंगे। उससे क्या होता है कि पूरा जो वर्ड बोला जाता है उससे पहला जो लेटर होता है वो आपका वहां पे यूज हो जाता है। तो जेब्रा का मतलब Z है, ठीक है। वहां पे अगर फॉर एग्जांपल कोई आपसे कहे कि भाई अल्फा नेवी जेब्रा, तो अब इस तरह से ANZ उसका कोड बन गया। तो ज़रा समझना आसान होता है, क्लैरिटी के लिए होता है बस, और कोई रीज़न नहीं होती। तो होता क्या है कि जब बच्चा कहता है B
मुझे सुनाई देता है डी फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कहूँगा आपने डेल्टा बोला, आपने गलत बोला। आप कहते नहीं मैं तो डी बोला था, मैंने तो बी बोला था। लेकिन जब आप बीटा बोलेंगे तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। ठीक हो गया? उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है बोलना सीख लो बेटा। गूंगे बहरे बच्चों से मैं आदी नहीं हूँ पढ़ाने का। वो दूसरे स्कूल है, वो दारुल सकून एक जगह है, वहाँ पे होते हैं ऐसे बच्चे। आपने गलत जगह तो नहीं एडमिशन ले लिया? किसी ने बताया था आपको कि यहाँ बोलना भी होता है? यार बोलो तो सही। अच्छा शुक्र है किसी ने कुछ बताया था तुम लोगों ने, और ये भी बताया था कि बोलना भी होता है। हॉल वाला कुछ। ओके जी, सेलेक्ट द क्वालिटीज ऑफ गुड डाटा फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। एक काम करते हैं ना, जरा इसको आंसर करने से पहले वापस चले जाते हैं, और यहां पर हमने देखा था क्वालिटीज ऑफ गुड डाटा, अगर आपको याद हो। याद है? ये देख, क्वालिटीज ऑफ क्या क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, डिटेल्ड एज रिक्वायर्ड होना चाहिए, क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, कम्युनिकेटेड वाया एन अप्रोप्रिएट चैनल होना चाहिए, रिलायबल एंड कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर किसी डाटा में मिलती है तो हम कहते हैं ये क्वालिटी डाटा है। ठीक है? अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब बताओ। हाँ, सबकी सब है ना। टाइमली होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। तो अब आप कहेंगे यार ये ऑप्शंस कैसे चूज करें हम? तो एग्जाम में आपको इस तरह से नहीं देगा। जब इस तरह की 4 ऑप्शन लिखेगा तो फिर नीचे ऑप्शन बनाएगा। फॉर एग्जांपल पहली ऑप्शन में कहेगा ए, दूसरी ऑप्शन में मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ ए बी, तीसरी ऑप्शन में कहेगा बी सी, चौथी ऑप्शन में कहेगा ऑल। इस तरह से देगा। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, डैश इज कॉल्ड अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू असेंडिंग और dash shows the various values a group of items may take and the frequency with which each value arises within the group. Frequency distribution ऐसे ही होता है ना। अच्छा, डैश इज अ सर्कुलर ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स डाटा। सर्कुलर ग्राफ कौन सा होता है? हाँ, पाई चार्ट होता है। अच्छा, स्टेम एंड लीफ हमने नहीं पढ़ा था, इसलिए फिलहाल हम उसको छोड़ देते हैं। स्टेम एंड लीफ वाले जो क्वेश्चंस हैं, अच्छा अब आ जाए यहाँ पर 32। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, इसको कैसे आंसर कर सकते हैं? आसान तरीका। सबसे पहली चीज क्या लिखी हुई है? पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? मल्टीपल बार चार्ट। कहता है मल्टीपल बार चार्ट शोज द कंपोनेंट्स ऑफ टोटल्स एज सेपरेट बार्स एडजॉइनिंग ईच अदर। ये लिख लिया, पढ़ लिया। अब एक काम करते हैं, पीछे जाके मल्टीपल बार चार्ट को देख लेते हैं। उसने कहीं पे मल्टीपल बार चार्ट दिखाए होंगे ना।
यही है मल्टीपल बार चार्ट। क्या लिखा हुआ है? मल्टीपल बार चार्ट shows the components of totals as separate bars adjoining each other। यही लिखा हुआ था वहां पे। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई। अच्छा, आगे चलने से पहले कंपोनेंट बार चार्ट को भी पढ़ लेते हैं। कहता है इट इज सिमिलर टू अ सिंपल बार चार्ट सिंस ईच बार इंडिकेट्स द साइज ऑफ द फिगर रिप्रेजेंटेड फॉर अ क्लास बट द बार्स आर सब डिवाइडेड इनटू कंपोनेंट पार्ट्स। ठीक हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या कहते हैं? कंपोनेंट बार चार्ट इज सिमिलर टू अ सिंपल बार चार्ट बट द बार्स आर सब डिवाइडेड इनटू कंपोनेंट्स पार्ट। यही पढ़ कर आए हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब तीसरी स्टेटमेंट किसके बारे में लिखी हुई है? परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट। और उससे पहले आगे हिस्टोग्राम को भी पढ़ लें। हिस्टोग्राम इज अ सर्कुलर चार्ट। क्या हिस्टोग्राम सर्कुलर चार्ट होता है? इसका मतलब है ये बात तो गलत है, मेरे कहने पे मान लो पहले तीनों सही है। अब जाके पीछे परसेंटेज भी पढ़ के देख लेना, सही लिखा हुआ। बड़ी मेहरबानी यार, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। क्या आंसर बनेगा इसका बेटा? 1 2 एंड 3 या A B एंड C। ठीक है। अब किसकी बात कर रहा है बेटा? विस्कर बॉक्स प्लॉट की। वो भी हमने पढ़ा नहीं, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 किसके बारे में लिखा हुआ? पाई चार्ट। पाई चार्ट के अंदर उसने क्या पूछा है? कहता है बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द एंगल कवर्ड बाय द लेबर कॉस्ट। ये लेबर कॉस्ट का ये एंगल हमने निकालना है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, पाई चार्ट के अंदर एंगल निकालने का फॉर्मूला लिखा था हमने, अगर आपने कहीं नोट किया है तो देखें। एंगल निकालने का एक फॉर्मूला लिखा था हमने। पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 360। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये है हमारे पास डाटा। सबसे पहले इसका टोटल कर लें। 20,000, 15,000 एंड 5,000 कितना हो गया? टोटल हो गया 40,000। लेबर का पार्ट कितना है? ये देखो बेटा, 15,000 लेबर, टोटल हो गया 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 360। क्लियर है? और कोई है क्वेश्चन? डन हो गया। ये हमारा चैप्टर 7 डन हो गया। कोई मुश्किल, कोई परेशानी? चलो आगे चल सकते हैं हम लोग। ये क्लियर हो गई ना चीज़ें। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि हमने जो पढ़ते हैं उसको यहाँ पे उसके क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। तो इसी तरह के सिस्टम बनता है आपका। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है चैप्टर नंबर 8। जब आप स्टडी टेक्स्ट में देखेंगे तो चैप्टर नंबर 8, और मेरे हैंडआउट में देखेंगे तो चैप्टर नंबर 2। मेरे हैंडआउट में देखेंगे तो चैप्टर नंबर 2, यहाँ पर देखेंगे तो चैप्टर नंबर, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा ये है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी।
मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी को हम कहते हैं बेटा एवरेजेस। क्या कहते हैं? मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी बेटा दो तरह की हैं। एक है जिनको हम कहते हैं मैथमेटिकल, दूसरी है जिनको हम कहते हैं पोजीशनल। मैथमेटिकल एंड पोजीशनल। मैथमेटिकल में हमारे पास है सबसे पहले है बेटा अरिथमेटिक मीन, नंबर 2 है ज्योमेट्रिक मीन, और नंबर 3 है हार्मोनिक मीन। मीन तो यहाँ पर अगर आप आए, यहाँ पर फिर दो है हमारे पास। कौन कौन सी? एक है आपके पास मीडियन और दूसरी है मॉड। मीडियन एंड मॉड, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ कि बेटा हमने कहा ये क्या है? एवरेजेस। तो सबसे पहली चीज़ कि एवरेज क्या चीज़ होती है, इसको समझते हैं। देखो बेटा, जब हम कहते हैं एवरेज, तो एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू दैट represents the whole set of data। एवरेज क्या चीज़ है? एवरेज एक सिंगल वैल्यू है जो पूरे के पूरे डाटा सेट को रिप्रेजेंट करती है। मैं मिसाल के तौर पर मैं आपसे ही पूछूं, बेटा आपके इंटर में मार्क्स कैसे थे? तो आप मुझे दो तरह से आंसर कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप अपने इंडिविजुअल मार्क्स बताना शुरू कर दें। जी मैंने इतने परसेंट मार्क्स लिए हैं, मैंने इतने परसेंट मार्क्स लिए हैं, मैंने इतने परसेंट मार्क्स लिए हैं। तो उसको दे दिया? चल शुक्रिया, उसको बता दिया था ना? चल जज़ाकल्लाह। अब पहले तरीके में आप क्या करेंगे? आप हर आदमी अपने इंडिविजुअल मार्क्स बताएगा। जब अपने इंडिविजुअल मार्क्स बताएगा तो अगर आप 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 20 बैठे हुए हैं, 30 बैठे हुए हैं, तो जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उतनी फिगर्स मेरे सामने आ जाएंगी। एक तरीका। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप कहेंगे जी हमारी क्लास ने ऑन एवरेज 70% मार्क्स लिए। तो अब दूसरे तरीके में आपने क्या काम किया? एक सिंगल फिगर बताइए और उस सिंगल फिगर के थ्रू आपने पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर दिया। तो एवरेज क्या चीज़ होती है? एवरेज एक सिंगल वैल्यू होती है। क्या होती है? जो पूरे के पूरे डाटा सेट को रिप्रेजेंट करती है। तो उसको हम कहते हैं ये एवरेज है। एक बात। फिर आगे देखें उसने क्या लिखा हुआ है। एवरेजेस को हमने कहा है ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। क्या है ये? अब क्वेश्चन ये है कि भाई इनको सेंट्रल टेंडेंसी क्यों कहते हैं? आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जब भी आप किसी डाटा सेट के लिए कोई भी एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो वो एवरेज आपको डाटा के सेंटर में मिलेगी या सेंटर के आसपास मिलेगी? तो एवरेज कहाँ मिलेगी? डाटा के सेंटर में या सेंटर के आसपास। तो बेटा एवरेजेस में ये टेंडेंसी होती है। एवरेजेस हैव the tendency to move towards the center of the data. That is why they are called
मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्यों कहते हैं, क्योंकि एवरेजेस में ये टेंडेंसी होती है कि वो डाटा के सेंटर की तरफ मूव करती है हमेशा। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद बेटा यहाँ पर एवरेजेस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, मैथमेटिकल और पोजीशनल। अब सवाल ये है कि इनको मैथमेटिकल एवरेज क्यों कहते हैं। अर्थमेटिक मीन हो, ज्योमेट्रिक मीन हो या हार्मोनिक मीन हो, इनको हम मैथमेटिकल एवरेज कहते हैं क्योंकि इनको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक तरीका है और वो है फॉर्मूला। फॉर्मूला होगा तो ये निकल सकती हैं, अर्थमेटिकली निकल सकती हैं, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से निकल सकती हैं, कोई दूसरा तरीका। अब वो जो है मीडियन और मॉड, इनको हम पोजीशनल एवरेज कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये मैथमेटिकली कैलकुलेट भी हो जाती हैं और ग्राफिकली लोकेट भी हो जाती हैं। यानी मीडियन को हम ग्राफ के थ्रू भी निकाल सकते हैं, उसकी पोजीशन को निकाल सकते हैं क्योंकि वो सेंट्रल वैल्यू होती है। मॉड को भी हम ग्राफिकली लोकेट कर सकते हैं, इसलिए हम इनको पोजीशनल एवरेजेस कहते हैं। तो मीडियन को ग्राफिकली लोकेट करने के लिए हमें चाहिए होता है ओजाइव, और मॉड को ग्राफिकली लोकेट करने के लिए हमें चाहिए होता है हिस्टोग्राम। तो अगर हमें मीडियन चाहिए ग्राफिकली तो कौन सा ग्राफ चाहिए, ओजाइव। मॉड चाहिए तो उसके लिए कौन सा ग्राफ है, हिस्टोग्राम। ठीक हो गया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कहाँ से, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ से, अपनी पहली मैथमेटिकल एवरेज जिसको हमने कहा था अर्थमेटिक मीन, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन इन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब सबसे पहली चीज़ के लिए अर्थमेटिक मीन क्या होता है। Arithmetic mean is obtained by dividing the sum of observations by number of ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अर्थमेटिक मीन हमें कैसे मिलता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लेते हैं। तो अर्थमेटिक मीन हमें मिलेगा बेटा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ observations, sum of observations divided by। अच्छा, अर्थमेटिक मीन के लिए ना हम कुछ सिंबल्स भी यूज करते हैं, जैसे सबसे पहला सिंबल है म्यू का, क्या है म्यू, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम लिखेंगे इस तरह से और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम लिख लेंगे इस तरह से। एक और सिंबल भी यूज करते हैं एक्स बार, इसको हम कैसे लिखेंगे, सम ऑफ एक्स अपॉन एन। अब ये पहला सिंबल हम किसके लिए यूज करते हैं, पहला सिंबल हम यूज करते हैं पॉपुलेशन अर्थमेटिक मीन के लिए, और ये दूसरा सिंबल हम किसके लिए यूज करते हैं, सैंपल अर्थमेटिक मीन के लिए। ठीक है, अच्छा अब ये दोनों के दोनों फॉर्मूले सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में फ़र्क है, लेकिन कैलकुलेशन एक ही है।
यानी आपको अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, जो ऑब्जर्वेशंस गिवन है उनका सम करें और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दें। यहाँ पर जब हम कहते हैं कैपिटल एन तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन पॉपुलेशन, और यहाँ पर स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन सैंपल। अब क्वेश्चन ये है कि हम कब कौन सा सिंबल यूज करेंगे, एक्स बार लिखेंगे या म्यू लिखेंगे, ठीक है। तो बेटा जब तक किसी क्वेश्चन में ये चीज मेंशन ना हो कि ये पॉपुलेशन का डाटा है, जब तक मेंशन ना हो कि ये पॉपुलेशन का डाटा है, हम एक्स बार ही लेके काम चलाएंगे, ठीक है। ओके, अच्छा अब ये जो मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, ये दोनों फॉर्मूले ही अनग्रुप डाटा के लिए हैं। बेसिकली फॉर्मूला तो एक ही है, सिर्फ सिंबल्स का फर्क है। तो सम ऑफ एक्स अपॉन किसके लिए यूज करते हैं, अनग्रुप डाटा के लिए। अच्छा, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं अर्थमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा। ठीक है, लेट्स से हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, क्या है, मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स, और वो क्या है, लेट्स से आउट ऑफ 100 है 78, 81, 59, 63 एंड 92। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज गिवन है हमें। आपसे क्या कहा जाता है, अर्थमेटिक मीन निकालें। सवाल ये कि क्या यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है पॉपुलेशन का डाटा है, तो फिर हम क्या करेंगे, और ये इस डाटा को हम पहचानेंगे तो ये डाटा कौन सा है, अनग्रुप डाटा। कैसे पता चलता है, क्योंकि इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो हम क्या मानेंगे, हम लिखेंगे एक्स बार इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स अपॉन एन। सम ऑफ एक्स कैसे निकलेगा बेटा, ऑब्जर्वेशंस को लिखकर ऐड कर लेंगे, और उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 5 से डिवाइड कर लेंगे। बोले बेटा, एक मिनट, ये देखिए 78, 81, 59, 63 and 92 divided by 5, 74.6 बेटा, 74.6। ये हमने अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर लिया फॉर अनग्रुप डाटा। हाँ बेटा, कोई मसला, कोई परेशानी? क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है अर्थमेटिक मीन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये पढ़ी थी ना हमने, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें डाटा हमारे पास एक्स और एफ की फॉर्म में होता है। आप लोगों ने एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी जिसके लिए आपने क्या था, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अ कमर्शियल बैंक, याद है? वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 और 10। इसकी फ्रीक्वेंसी याद है आप लोगों को? लिखी थी आप लोगों ने? लिखवा सकते हैं? जी 2, 8, 9, 7, 11, 8, 6, 3, 5, 5, 5। ठीक है। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले x बार इक्वल्स टू सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ f। तो यहाँ पर हम एक कॉलम बनाएंगे f टाइम्स x का, f टाइम्स x। मल्टीप्लाई करें बेटा, 0 टाइम्स 2, 1 टाइम्स 8, 2 टाइम्स 9, 3 टाइम्स 7, 4 टाइम्स 11, 5 टाइम्स 8, 6 टाइम्स 6, 7 टाइम्स 3, 8 टाइम्स 5, ये 45 और ये। तो बेटा अब यहाँ पर मुझे दो टोटल्स चाहिए, एक सम ऑफ एफ एक्स का और दूसरा सम ऑफ एफ का। जी बेटा, एफ एक्स का टोटल बताएं। एफ एक्स का ये आपने कहा 69 और ये कितना है? 323। 323 डिवाइडेड बाय 69। एक्स बार की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 4.68। ये आपके पास एवरेज की वैल्यू आ गई। कोई इशू बेटा यहाँ तक? चलें आगे। ये था बेटा अरिथमेटिक मीन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और अब हम देखने जा रहे हैं अरिथमेटिक मीन फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो गया? कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अरिथमेटिक मीन फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, उसमें भी हमने एक डेटा बनाया था, अगर आपको याद हो तो, मार्क्स वाला याद है?
ये था बेटा 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79. फ्रीक्वेंसी क्या थी? 2, 4, 7, 10, 16, 8 और 3. ठीक है, अब फॉर्मूला सेम है, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ. तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बेटा? मिड पॉइंट निकालेंगे. सबसे पहला काम क्या करेंगे? मिड पॉइंट कैसे निकालते थे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. तो 10 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2, 20 प्लस 29 डिवाइड बाय 2, 34.5, 44.5, 54.5, 64.5 एंड 74.5. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बनाएंगे? एक एफ एक्स का कॉलम बना लेंगे. मल्टीप्लाई करें बेटा. 2 टाइम्स 14.5, 29, 4 टाइम्स 24.5, 7 टाइम्स 34.5. चेक करो. Yes. 10 times 44.5, 16 times 54.5, 872. 8 times 64.5. हाँ, 5160. 516 होगा. ओके, और 3 टाइम्स 74.5. 223.5. यहाँ पे बेटा सम ऑफ एफ एक्स और यहाँ पर सम ऑफ एफ निकालेंगे. करें बेटा टोटल इसका. सम ऑफ एफ आपने कहा 50. कितना? 2425. आ जाइए आप. 2425 डिवाइडेड बाय 50, 48.5. हाँ जी, कोई मुश्किल बेटा? कोई परेशानी? सबको क्लियर है? ये थी आपकी बेसिक कैलकुलेशन किसकी? अर्थमेटिक मीन की. आपने अनग्रुप डाटा के लिए भी देखा, आपने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी देखा, और आपने कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी देखा. तो आपके पास बेसिकली ये 3 तरह की चीज़ें हैं. उसमें फॉर्मूले देखें तो 2 ही हैं. एक कौन सा है? सम ऑफ एक्स अपॉन एन, और दूसरा सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ. डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों के केस में यही फॉर्मूला लगेगा. ठीक हो गया? अब इसके बाद बेटा अर्थमेटिक मीन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने देखनी है. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन. ओके बेटा, पहली प्रॉपर्टी, the sum of deviations of observations
from their mean is 0. Sum of deviations of observations from their mean is 0. इस चीज़ को सिम्बॉलिकली अगर हम लिखें तो कुछ यूँ लिखेंगे, x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू 0. सम ऑफ x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू 0. जब हम x में से x बार को माइनस करते हैं तो बेटा उसको हम कहते हैं डेविएशन फ्रॉम x बार. ठीक है. और जब समीशन का साइन आ जाता है तो फिर क्या बोलते हैं, सम ऑफ डेविएशंस. तो वही कहता है कि जी अगर आप डेविएशन के लिए या यूं कह लें कि x की हर वैल्यू में से x वैल्यूज़ के मीन को माइनस करें तो फिर जो आपके पास आंसर्स आते हैं उन आंसर्स का जो सम है वो ज़ीरो हो जाता है. हमेशा ऐसा होगा. तो इसको चेक कर लेते हैं. देखिए लेट्स से हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं. टू, 4, 6, 8 और 10. यहाँ पे बेटा सबसे पहले सम ऑफ एक्स निकाल लेंगे. क्या आएगा, 30. यहाँ पर मीन कैलकुलेट कर लें तो सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय n. सम ऑफ एक्स है 30, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5, तो मीन की वैल्यू क्या आ रही है, 6. तो अब अगर हम ये कहें कि जी x की हर ऑब्जर्वेशन में से हम 6 को माइनस करें. x की हर ऑब्जर्वेशन में से 6 क्या चीज़ है, अर्थमेटिक मीन. किसका, x वैल्यूज़ का. तो पहला डिफरेंस क्या आएगा, 2 माइनस 6, 4 माइनस 6, 6 माइनस 6, 8 माइनस 6 और 10 माइनस 6, 4. तो वो कहता है कि इन डेविएशंस का जो सम है ना वो 0 आएगा. चेक कर लें, +6 और -6 0. तो कहता है हमेशा ऐसा होगा. हमेशा ऐसा कब होगा, जब डेविएशन के लिए हम किसको यूज़ कर रहे हो, मीन को यूज़ कर रहे हो. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि अगर मीन के अलावा कोई वैल्यू यूज़ करेंगे तो उसकी डेविएशंस का सम 0 नहीं आएगा. चेक कर लेते हैं. एक वैल्यू मीन से पहले लेके देख लेते हैं और एक वैल्यू मीन के बाद लेके देख लेते हैं. लेट्स से एक वैल्यू हम ले लेते हैं x-4 और एक वैल्यू हम ले लेते हैं x-10. ये वैल्यू कहाँ से ली, मैंने एग्जांपल के तौर पे ली. आप चाहें तो इसके अलावा भी कोई वैल्यू ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बस मीन के अलावा कोई वैल्यू होनी चाहिए. मीन क्या है इस केस में, 6 के अलावा आप कोई भी वैल्यू ले लें तो उन वैल्यूज़ की डेविएशन का सम 0 नहीं आएगा. ओके. पहली वैल्यू चेक कर लेते हैं. 2 माइनस 4, 4 माइनस 4, 6 माइनस 4, 8 माइनस 4 और 10 माइनस 4. तो बेटा सम ऑफ x माइनस 4 जो है वो क्या आ जाएगा, 10. 0 नहीं आ रहा. 0 नहीं आया ना. अच्छा, अब 10 के साथ चेक कर लें. क्या है बेटा, 2 माइनस 10, 4 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 10, 8 माइनस 10 और 10 माइनस 10, 0. सम ऑफ x माइनस 10, 0 नहीं आया. 0 कब आएगा, जब मीन यूज़ करेंगे. 0 कब आएगा, जब मीन यूज़ करेंगे. मीन के अलावा कोई दुनिया का नंबर यूज़ कर लें, उसकी डेविएशन का सम 0 नहीं आएगा. ठीक है. तो अब अगर हम ये देखना चाहें कि बेटा एग्जाम में इसके ऊपर जब क्वेश्चन डालेगा तो कैसे डालेगा, ये देखें. लेट्स से वो कहता है जी फॉर अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, फॉर अ सम ऑफ x माइनस 4 इक्वल्स टू 10, सम ऑफ x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड सम ऑफ x माइनस 10 इक्वल्स टू -20. फिर आपसे कहता है कि भाई ज़रा
एक्स बार कैलकुलेट करते हैं। क्या कहता है? एक्स बार कैलकुलेट करते हैं। अच्छा देखें, आपसे पूछ रहा है एक्स बार यानी अर्थमेटिक मीन। गिवन क्या किया हुआ है? सम ऑफ डेविएशंस। क्या गिवन किया हुआ है? तो सम ऑफ डेविएशंस दिया हुआ हो और एक्स बार पूछ रहा हो, तो फिर हमें ढूंढना चाहिए कि सम ऑफ डेविएशंस का जो सम ऑफ डेविएशंस है वो ज़ीरो कहाँ पर आ रही है। तो जिस जगह पर ज़ीरो आ रही है इसका मतलब है ये वाली जो वैल्यू है ये मीन की वैल्यू है। समझ में आती है बेटे बात? तो फिर मीन क्या आया हमारा? 6। फिर चाहे हमारे पास ओरिजिनल डाटा हो या ना हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नोट कर ले तो फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई, हो गया। ओके, ये पहली प्रॉपर्टी थी बेटा। अच्छा, अब आ जाए सेकंड पर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? वो है बेटा द सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस of observations from their mean is minimum। क्या है? sum of square deviations of observations from their mean is minimum। इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इक्वल्स टू मिनिमम। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसको देखना जरा। लेट्स से ऑब्जर्वेशंस हैं 2, 4, 6, 8 और 10। सबसे पहले इसका मीन निकाल लें। मीन की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 30 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो अब क्या करेंगे?
x माइनस 6 भी करेंगे और उसके साथ साथ इसका स्क्वायर भी करेंगे। ठीक है, तो पहली वैल्यू क्या है बेटा, 2 माइनस 6 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 6 2 का स्क्वायर, ये 4 और ये 16, क्या आएगा बेटा 40। तो ये प्रॉपर्टी ये बताती है कि जब आप डेविएशंस के लिए मीन को यूज़ करेंगे तो फिर उसकी स्क्वायर डेविएशंस का सम जो है वो सबसे कम आएगा। यानी अगर हम मीन के अलावा कोई नंबर यूज़ करें तो उसकी स्क्वायर डेविएशंस का सम 40 से ज़्यादा आएगा। इस केस में हमारा मीन के साथ क्या आ रहा है 40, कोई और नंबर यूज़ करेंगे तो उसका स्क्वायर डेविएशंस का सम 40 से ज़्यादा आएगा। चेक कर लेते हैं, एक नंबर मीन से पहले और एक नंबर मीन के बाद। लेट से हम कहते हैं जी x माइनस 4 स्क्वायर और यहाँ पे ले लेते हैं x माइनस 10 स्क्वायर। आप इसके अलावा भी कोई नंबर ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4 4 का स्क्वायर 16 और 10 माइनस 4 6 का स्क्वायर। टोटल करें बेटा यहाँ पे, सम ऑफ x माइनस 4 स्क्वायर 36 40 एंड 60। 10 के साथ चेक कर लें, 2 माइनस 10 माइनस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और ये 0। सम ऑफ x माइनस 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 120। ठीक है, सबसे कम कहाँ पर आ रहा है, मीन के केस में। मीन के अलावा कोई भी नंबर यूज़ करेंगे तो उसकी स्क्वायर डेविएशंस का सम ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन चेक कर लें, एग्जाम में आएगा तो कैसे आएगा। फॉर अ सेट ऑफ डेटा sum of x minus 4 square equals to 60, sum of x minus 6 square equals to 40, sum of x minus 10 square equals to 120। ठीक है, तो फिर आपसे क्या पूछता है, फाइंड x बार। अच्छा, x बार पूछ रहा है, दिया हुआ क्या है, स्क्वायर डेविएशंस का सम, स्क्वायर डेविएशंस का सम। तो फिर हम कौन सा नंबर ढूंढेंगे जो सबसे कम होगा। अगर सिंपल डेविएशंस का सम हो तो फिर 0 ढूंढते हैं, स्क्वायर डेविएशंस का सम होगा तो क्या ढूंढेंगे, जो सबसे कम होगा नंबर। तो सबसे कम नंबर कौन सा है बेटा, इसका मतलब है इसके सामने जो कुछ लिखा हुआ है वो आपका मीन है।
हाँ भाई, कर लिया नोट? कोई इशू यहाँ तक? कुछ समझ में आ गया हो? नहीं ना? समझ तो नहीं आ गया कुछ? ऐसा कैसे हो गया हैं? ये क्यों काम गलत हो गया? ये बाकी लोग जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, ये आप लोग आते थे ना क्लास में, ये लोग तो आजकल क्यों नहीं आ रहे? अब तो मेरे ख्याल मौसम ठीक हो गया, अल्लाह खैर रखे। दोबारा कोई है प्रेडिक्शन? नहीं ना? इससे ज़्यादा तो बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? बेटा कोशिश करो क्लास में आने की, आप लोग भी। क्या कहते हो आप लोग? ठीक हो गया बेटा, ठीक हो गया। चले एक और प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। ये थी सेकंड प्रॉपर्टी, लेकिन अब थर्ड प्रॉपर्टी को स्टार्ट करने से पहले, अच्छा आप चलो, जो ऑनलाइन है ही ऑनलाइन उनकी तो खैर है, लेकिन जो आते थे क्लास में वो तो आए ना बेटा। अब वो बारिश के चक्कर में घर बैठ गए तो ये चीज़ अच्छी थोड़ी है। बारिशें तो ख़त्म हो गई हैं। आप यहीं से कराची से हो बेटा या बाहर से हो? ये जो ऑनलाइन स्टूडेंट हो आप? फैसलाबाद से? क्या बात है। अच्छा, फैसलाबाद के लोग जो है ना जुगते बड़ी मारते हैं, पता है आप लोगों को इस बात का? हैं? जुगतबाज होते हैं बहुत बड़े। चले खैर हो गई। अच्छा जी बेटा, तीसरी प्रॉपर्टी को समझने से पहले हम ज़रा देखेंगे कि चेंज ऑफ ओरिजिन क्या चीज़ है। और दूसरा हम देखेंगे चेंज ऑफ स्केल क्या चीज़ है। एक है चेंज ऑफ ओरिजिन और एक है चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन क्या है इसको देख लें पहले तो। इफ a constant is added or subtracted from every observation of the data। अगर डेटा की हर ऑब्जर्वेशन में हम किसी कांस्टेंट को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उसको हम क्या कहेंगे? ये चेंज ऑफ ओरिजिन हो रहा है। और इसी तरह अगर हम कहें कि इफ every observation of the data is multiplied or divided by a constant। अगर डेटा की हर ऑब्जर्वेशन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो हम क्या कहते हैं? फिर ये क्या होगा? चेंज ऑफ स्केल होगा। इसको देखते हैं ज़रा। लेट से हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं एक्स की, टू, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास y फॉर एग्जांपल आ रहा है x प्लस 3 से। y कैसे मिल रहा है? x प्लस 3। तो अब क्या हो रहा है? x की हर ऑब्जर्वेशन में 3 ऐड हो रहा है। तो 2 प्लस 3, 4 प्लस 3, 6 प्लस 3, 8 प्लस 3, 10 प्लस 3। अब कोई आपसे पूछे कि भाई ये y आपको कैसे मिल रहा है, तो आप क्या कहेंगे? चेंज ऑफ ओरिजिन से। क्या कहेंगे? वो कहेगा क्यों है चेंज ऑफ ओरिजिन? तो आप कहेंगे डेटा x की हर ऑब्जर्वेशन में 3 ऐड हो रहा है, इसलिए चेंज ऑफ ओरिजिन है। सेम नंबर ऐड हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखें y इक्वल्स टू x माइनस 1।
अब क्या होगा 1 3 5 7 9। अब y आपको कैसे मिल रहा है? चेंज ऑफ ओरिजिन से। क्यों है चेंज ऑफ ओरिजिन? क्योंकि x की हर ऑब्जर्वेशन में से 1 माइनस हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो इसमें हम क्या कहेंगे, ये चेंज ऑफ ओरिजिन हो रहा है। यहाँ देखें, x है हमारे पास 2 4 6 8 और 10। लेट से हमें y मिल रहा है 2x से। तो अब क्या हो रहा है, x की हर ऑब्जर्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये क्या होगा बेटा 4 8 12 16 20। तो अब अगर कोई आपसे पूछे y कैसे मिल रहा है तो आप कहेंगे चेंज ऑफ स्केल से मिल रहा है। चेंज ऑफ स्केल क्यों है? क्योंकि x की हर ऑब्जर्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, यानी सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है। सेम नंबर ऐड हो, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो तो चेंज ऑफ ओरिजिन। सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, चेंज ऑफ स्केल। तो अब यहाँ पर हम कहेंगे 2x + 3। अब बताओ क्या हो रहा है? चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल दोनों हो रहे हैं। चेंज ऑफ स्केल भी हो रहा है, चेंज ऑफ ओरिजिन भी हो रहा है, दोनों काम हो रहे हैं। तो अब ये क्या होगा 2 × 2 4 + 3 7 8 + 3 11 15 19 और 23। ये तो हो गया चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल होता क्या है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी अर्थमेटिक मीन is affected by change of origin and scale। अर्थमेटिक मीन जो है वो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल दोनों से अफेक्ट होता है। कैसे अफेक्ट होता है ये देखें, y = x + 3 था, y = x - 1 था, y = 2x था और y = 2x + 3 था। ये एग्जाम्पल्स ली ना हमने। तो अब जब हमारे पास ये रिलेशन पता हो x और y का रिलेशन क्या है, तो उस रिलेशन में x की जगह पे x बार और y की जगह पर y बार पुट कर देंगे। तो अब ये कुछ यूँ हो जाएगा बेटा, ये देखो y बार = x बार + 3, y बार = x बार - 1, y बार = 2x बार और y बार = 2x बार 3 प्लस 2x बार प्लस 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमें रिलेशन पता हो, क्या पता हो, उसके बाद x या y में से किसी एक का मीन पता हो, तो दूसरे का मीन हम निकाल सकते हैं। कैसे? जरा ये देखो, ये देखो बेटा 31 और 32 देखो। 31 में क्या कहता है, द अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड। तो हमारा आंसर क्या होगा? ओके अच्छा, अब यहाँ देखें x बार की वैल्यू क्या है, पूछा क्या है, और y और x का रिलेशन क्या दिया हुआ है। तो x की जगह x बार और y की जगह y बार पुट कर देंगे। क्या करेंगे, y बार = 3 टाइम्स x बार है 8 + 6, तो 24 + 6 = बोलो
चले बेटा, काफ़ी आज के लिए। नोट करना है तो कर लो, वरना फिर ख़त्म करें क्लास।